तो चलिए समझते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन को। ठीक है, हम बीएससी का एग्जांपल ले लेते हैं। बीएससी जिसमें करीब करीब 5,300 कंपनीज लिस्टेड हैं। कंपनीज लिस्टेड है, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे करके जैसे जैसे मार्केट का विस्तार हुआ, 5,300 कंपनीज आके बीएससी में लिस्ट हो गई। और कभी किसी कंपनी ने कम शेयर इशू किए थे, रेज किए थे मार्केट से, फिर उसके बाद उन्होंने और ज्यादा शेयर मार्केट से उठाए। तो हर एक कंपनी ने अपनी एक अलग जर्नी तय की है। कुछ 20 साल पुरानी कंपनीज हैं, इनमें से कोई नई कंपनीज हैं। कोई ज्यादा पैसा उठा लिया मार्केट से, किसी ने कम शेयर्स मार्केट से उठाए। तो अब ये कंपनी के फंडिंग रिक्वायरमेंट्स में, मान लीजिए रिलायंस है। रिलायंस ने क्या समझते हैं आपकी, सिर्फ एक बार ही पैसा लिया है मार्केट से? नहीं, बाद में एफपीओ आया उसका। अब अदानी एंटरप्राइजेस का भी तो रिसेंट एफपीओ ही आ रहा था जो फेल हो गया, है ना। तो समय समय पे कंपनीज अपनी फंडिंग रिक्वायरमेंट के लिए स्टॉक मार्केट में आती हैं और नंबर ऑफ शेयर्स इशू करती हैं। और जैसे ही वो ज्यादा नंबर ऑफ शेयर इशू करती हैं तो उनका साइज भी बढ़ जाता है। यानी हर एक कंपनी जो स्टॉक मार्केट में, मान लीजिए हम टॉप 50 कंपनीज या हम सारी कंपनीज की भी अगर बात करें, तो हर एक कंपनी का, मान लीजिए ये है कंपनी कंपनी ए। इस कंपनी ए के मान लो नंबर ऑफ शेयर्स 1,000 है, नंबर ऑफ शेयर्स। और आज के डेट में उसका मार्केट प्राइस है 50 रुपीज पर शेयर, पर शेयर, ठीक है। तो एक तरीके से इस कंपनी में पूरे स्टॉक मार्केट में कितना पैसा है इस कंपनी का स्टॉक मार्केट में, यानी 1,000 इंटू 50, यानी कि आप इसको कर सकते हो 50,000। इसी तरह से है कंपनी बी। कंपनी बी ने, मान लीजिए इसने ज्यादा शेयर्स उठाए हैं, 5,000 शेयर्स, ठीक है। और आज की डेट में इसका शेयर प्राइस 100 रुपए पर शेयर है। तो इस कंपनी ने एक तरीके से मार्केट में कितना पैसा है इस कंपनी का लगा हुआ, या जो शेयर्स हैं इस कंपनी के वैल्यू के टर्म्स में, वो हो गए आपके 5 लाख। इसी तरह कंपनी सी है, इसी तरह कंपनी डी है, एंड सो ऑन। यानी वो टोटल 5,300 कंपनियों की अलग अलग कहानी है। किसी ने ज्यादा शेयर्स है, किसी का शेयर प्राइस ज्यादा है। ऐसा भी तो हो सकता है उस कंपनी ने कम शेयर इशू कर रखे हैं, लेकिन उनका जो शेयर प्राइस है बहुत ज्यादा है, 5,000 रुपए पर शेयर, ठीक है। तो क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स एक कंपनी जो मार्केट से रेज कर रही है वो तो डिपेंड करेगा उसके फंडिंग रिक्वायरमेंट पे। भाई समय समय पर उसको जितना पैसा चाहिए था मार्केट से उसने लिया, लेकिन साथ में आपका शेयर प्राइस जो 50 रुपए भी हो सकता है, 100 रुपए भी हो सकता है, 1,000 रुपए भी हो सकता है, वो बता रहा है मार्केट। स्टॉक मार्केट में आपका आज के टाइम पे शेयर प्राइस कितना चलेगा, इसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार है आप और हम, यानी बायर्स एंड सेलर्स। तो शेयर प्राइस ऊपर नीचे जाता रहता है इन कंपनीज का। यानी आप ये समझ सकते हो कि ये कंपनीज का जो वजन है, जो कंट्रीब्यूशन है टोटल मार्केट के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट होता होगा जब शेयर प्राइस बढ़ता है या घटता है। तो दोस्तों इसको आप ऐसे समझें कि जिन कंपनीज का ज्यादा पैसा, जैसे कि इस केस में कंपनी बी का ज्यादा पैसा मार्केट में लगा हुआ है, मार्केट में उसकी हिस्सेदारी है, मार्केट में उसकी वेटेज है, वो कहलाती है लार्ज कैप कंपनी, वर्सेस छोटी छोटी कंपनी भी तो है। ठीक है, अब ये थोड़ी जरूरी है कि बड़ी कंपनी ही स्टॉक मार्केट से पैसा उठाएंगी। छोटी कंपनीज जिन्होंने थोड़ा पैसा उठाया है उनका शेयर प्राइस भी छोटा है, तो वो कहलाती है स्मॉल कैप कंपनीज। और ये पूरा जो मल्टीप्लाई हमने किया, 1,000 इंटू 50 इज इक्वल टू 50,000 रुपीज, ये 50,000 रुपीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप ऑफ कंपनी ए is equal to number of shares into share price. Market cap of company B is equal to number of shares into share price. तो आप समझेंगे कि हर एक कंपनी का मार्केट कैप जो है अलग होगा। बड़ी कंपनी वो है जिनका भाई, हम रिलायंस हैं, हमने हजारों लाखों शेयर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्केट से लिए और आज हमारा शेयर 2,000 पर शेयर का है, इसलिए मैं रिलायंस हूँ, इसीलिए मैं एक लार्ज कैप कंपनी हूँ। इसी तरह में एचडीएफसी बैंक भी बड़ी कंपनी है, उसने बहुत बहुत पैसा मार्केट से उठाया है और मार्केट में उसका जो कैप है या उसका जो वेटेज है वो ज्यादा है। तो अब हमें ये समझ में आता है कि हर एक 5,300 कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज अरेंज करेगा मार्केट कैप के बेसिस पर, और बड़ी कंपनियों को पैसे। हम एक बात समझते हैं इस समय
कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अपना इंडेक्स बनाता है और निफ्टी 50 भी एक इंडेक्स है जो एनएससी बनाता है। जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अपना इंडेक्स बनाता है तो उसमें टॉप 30 कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन यूज करता है और अपना इंडेक्स बना देता है। इसी तरह से एनएससी एनएससी टॉप 50 कंपनीज को पिक करता है और अपना इंडेक्स बना देता है। इन दोनों ही एक्सचेंजेस के अलग अलग इंडेक्स हैं। लार्जली इनका क्राइटेरिया रहता है मार्केट कैप के बेसिस पर उन बड़ी कंपनीज को अपने इंडेक्स का पार्ट बनाना जो पूरे मार्केट को ट्रैक करने में मददगार साबित होती है। ये जो मार्केट कैप है ना, इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मार्केट कैप, ये मार्केट कैप सिंपल मार्केट कैप नहीं है, ये है फ्री फ्लोट मार्केट कैप। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। फ्री मतलब क्या? फ्रीली फ्लोटिंग। ठीक है, क्या मतलब? एक कंपनी, मान लीजिए कंपनी ए, कंपनी ए के 1000 शेयर्स हैं, ठीक है। अब ये 1000 शेयर्स प्रमोटर्स के भी हैं और फ्रीली ट्रेडेड भी हैं। भाई जो प्रमोटर है, जो मालिक है, उसने भी तो अपने कंपनी में शेयर ले रखे हैं, सारे के सारे, सारी अपनी कंपनी थोड़ी बेच दी है स्टॉक मार्केट के लिए। तो कुछ शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास होती है और कुछ शेयर होल्डिंग मार्केट में होती है। इस केस में हम एग्जांपल अगर समझें कि मान लीजिए इस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1000, ठीक है, और इस 1000 शेयर्स में से 700 शेयर्स हैं प्रमोटर के पास, मालिक के पास, जो कंपनी के ओनर्स हैं उनके पास, और सिर्फ 300 शेयर्स स्टॉक मार्केट से उठाए हैं या बाइंग और सेलिंग हो रही है। इनको कहते हो आप फ्री फ्लोट। फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं मार्केट में, फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं, फ्लोट करें बाइंग सेलिंग, तैर रहे हैं मार्केट के अंदर। तो 300 शेयर्स इस कंपनी के फ्री फ्लोट हैं जिसमें ट्रेडिंग हो रही है, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, लेकिन 700 शेयर्स प्रमोटर्स के पास है। तो दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए आप 1000 शेयर नहीं लोगे, आप 700 शेयर नहीं लोगे, आप सिर्फ 300 शेयर जो कि फ्री फ्लोट में हैं उनको लेते हैं। सेंसेक्स में आने के लिए कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कंसिडर किया जाता है, ना कि वो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो इस कंपनी ने इशू किए हैं। वो इसलिए भी क्योंकि मानते हैं ये जो 700 शेयर्स है ना, प्रमोटर ट्रेडिंग नहीं करता। ट्रेडिंग करना तो आपका और हमारा काम है, प्रमोटर तो बिजनेस करता है। बिजनेस में जो पैसा लगाता है अपने शेयर्स को रोज रोज खरीदता बेचता नहीं है, खुद इन्वेंट नहीं होता है ट्रेडिंग में, ठीक है। तो ये जो पैसा है ये फिक्स रहता है, ये ट्रेड नहीं होता है, इसीलिए इसका कोई असर भी नहीं पड़ेगा हमारे स्टॉक मार्केट पे। अब ये ध्यान रखिए, सेंसेक्स बना क्यों रहे हो? क्योंकि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना को ट्रैक करना चाहता है कि कंपनी से ज्यादा लेना देना नहीं है। तो ये 700 शेयर जो प्रमोटर के पास है वो प्रमोटर लेके बैठा है, कभी कभी उसको बेचेगा भी, खरीदेगा, लेकिन रोज नहीं करेगा। लेकिन 300 शेयर ही हैं इस टोटल शेयर्स में से जो आए दिन खरीदे और बेचे जाएंगे, जो मार्केट को इंपैक्ट करेंगे। अब दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ी कंपनी है, बहुत सारे शेयर्स उसने इशू किए हैं, लेकिन प्रमोटर के पास कम है और मार्केट में ज्यादा फ्लोट हो रहे हैं। तो स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंपनी ज्यादा अहमियत है, वो कंपनी लार्ज कैप कंपनी है जिसके ज्यादा शेयर्स मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं, ना कि कंपनी जिसने ज्यादा शेयर्स इशू किए थे। तो ये हो गया दोस्तों फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का कंसेप्ट, ठीक है, ओके। तो दोस्तों हमने ये जाना कि किस तरीके से बड़ी कंपनियां इंडेक्स का हिस्सा बनती हैं। अब आप सोचोगे कि भाई शेयर प्राइस तो बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है, अब अदानी का ही केस ले लीजिए। अभी हमने देखा इसी वीडियो में कि किस तरीके से हर दिन अदानी का शेयर नीचे गिरता रहा, जिसकी वजह से उस कंपनी का मार्केट कैप इरोड हो गया। तो क्या ये जस्टिफाइड है कि अदानी एंटरप्राइजेस को सेंसेक्स और निफ्टी का हिस्सा रखा जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? कि अगर आपका शेयर ही आधा हो गया है, तो आपका मार्केट कैप ही आधा हो गया है, तो आप कैसे इंडेक्स में बने रहेंगे? आपके शेयर को ट्रैक करके कैसे मैं ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट को जान पाऊंगा? तो दोस्तों इसी के लिए क्या किया जाता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हर क्वार्टर के एंड में, यानी कि
मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के आसपास रिवीजन करते हैं, देखते हैं कि जरा फिर से अरेंज करके देखते हैं अपनी कंपनियों को, और 50 कंपनी ऊपर उधर से उठा लेंगे, 30 कंपनी इधर से उठा लेंगे, और रीबैलेंसिंग हो गई। यानी इन क्वार्टर के एंड पर इन कंपनियों को इंक्लूड और एक्सक्लूड किया जा सकता है बीएससी और निफ्टी में। इस प्रोसेस को कहते हैं रीबैलेंसिंग, यानी कंपनियां इन इंडेक्स का हिस्सा बनती रहती हैं और निकलती रहती हैं। ठीक है, चलिए एक बात तो हुई ये। तो दोस्तों, अब एक केस स्टडी के बेसिस के को यूज कर हम इस कंसेप्ट को थोड़ा और बेहतरी से समझेंगे। आपके सामने मैंने लगाया है एक फोर्ब्स का, ठीक है, निफ्टी 50 स्टॉक लिस्ट 2023। ये फोर्ब्स ने छापा है। वो 50 निफ्टी 50 के वो कौन से 50 स्टॉक्स हैं जो निफ्टी 50 का हिस्सा है। वेटेज, सेक्टर्स, कंप्यूटेशन की पूरी मेथडोलॉजी इन्होंने बताई है। ठीक है, इसको देखते हैं हम। इसको आप नीचे लेके आइए और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, टॉप 10 कंपनीज इन इंडिया बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन इन 2023। ठीक, मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो बड़ी कंपनी हमारे निफ्टी की कौन सी है। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ, HDFC बैंक। HDFC बैंक 2023 में सबसे बड़ी कंपनी बन गई है मर्जर के बाद। HDFC और HDFC बैंक का जो अभी रिसेंट में मर्जर हुआ है, उसकी वजह से ये कंपनी की एंटिटी इतनी बड़ी हो गई है कि इसमें रिलायंस के ऊपर चली गई। सबसे बड़ी कंपनी आज की डेट में है HDFC बैंक, और इसका वेटेज कितना है, 14.1%। यानी अगर HDFC बैंक गिरेगा तो स्टॉक मार्केट गिरेगा, ये भी हम समझें। ठीक है, धीरे धीरे हम ये भी समझेंगे कि कौन सी कंपनीज पे आपको ज्यादा नजर रखनी चाहिए जब आप मार्केट में ट्रेड करें। तो आप वहां नजर रखेंगे ना जिनका योगदान ज्यादा है, जिसके गिरने से मार्केट में कोई फर्क पड़ेगा, या फिर आप बीपीसी पे नजर रखेंगे जिसका वेटेज इस तरह सा है। वेटेज यानी वजन, जिसमें ज्यादा ताकत होगी वही तो मार्केट को ऊपर या नीचे ले जा सकता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं इसका जो वेटेज है, यानी अगर स्टॉक मार्केट में निफ्टी में 100 रुपया एक दिन में लगता है, उसमें से 14 रुपया HDFC बैंक का लगा हुआ है। इसी तरह आप देख रहे हो रिलायंस का कितना वेटेज है, करीब करीब 10%। ICICI बैंक का इतना, इस तरीके से इन्फोसिस, ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके बारे में आप ऑलमोस्ट जानते ही हो। लेकिन आज आपने ये भी जाना कि इनका योगदान, इनका वेटेज कितना है हमारे इंडेक्स के अंदर, और क्यों ये कंपनी इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम इनको ट्रैक करें। तो आप ओवरऑल देखोगे इन सभी कंपनीज का जो वेटेज है 14%, 10%, 8%, 5%, और इसको नीचे लेके जाएंगे आप धीरे धीरे। ये जो निफ्टी 50 की कंपनीज हैं, 50 कंपनियों का वेटेज कम होता जा रहा है। और आप देखोगे यहाँ ये इंडसइंड बैंक जो कि निफ्टी 50 का हिस्सा है, लेकिन उसका वेटेज कितना है, सिर्फ 1%। लेकिन हाँ, आज टॉप 50 कंपनी में है, इसलिए ये निफ्टी का हिस्सा है। कुछ नहीं कर सकते आप। धीरे धीरे आइए और देखिए जरा लास्ट कंपनीज, हीरो मोटोकॉर्प, UPL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, कितना हिस्सा है इनका निफ्टी में, 0.4%। तो ये तो टॉप 50 कंपनीज का हिस्सा है, 0.4%। आप इमेजिन कीजिए और कंपनियां, ठीक है, वो 2100 कंपनीज जिनका वेटेज कितना कम होगा। तो कहीं ना कहीं अब आपको समझ में आ रहा होगा कि उनको ट्रैक करके क्या कर लोगे आप, मार्केट को ट्रैक कर क्या लोगे। वैसे भी अगर आप देखें तो निफ्टी 50 में इनको भी ट्रैक करके, नीचे वाली कंपनियों को भी ट्रैक करके कोई खास आप जानकारी नहीं ले पाते हैं, अनलेस वो कंपनीज करीब करीब 2 से 3 से 5, कम से कम ऐसी कंपनी तो हो जो एशियन पेंट है, बजाज फाइनेंस है, भारतीय एयरटेल है, HUL है, SBI है, इन कंपनीज के ऊपर नीचे होने से, और खास तौर से HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI, ITC, इन्फोसिस, इन कंपनीज के ऊपर नीचे होने से ही तो स्टॉक मार्केट में उछाल आता होगा। तो 50 कंपनियों पर भी ज्यादा नजर नहीं रखनी है, कम से कम इसमें नजर रखिए जो 2 से लेके 2 या 3% से ऊपर का वेटेज रखती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बहुत कुछ ऐसी चीजें जानी जो हमें पहले नहीं पता थी, कि कौन सी कंपनी उस पर नजर रखें, क्या है मार्केट कैपिटलाइजेशन, क्या है इंडेक्स, और क्या है रिवीजन, मार्केट किस तरीके से रिवाइज होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आते आते एक अहम चीज और हम समझ लें। आखिर इंडेक्स हमें क्या बताता है,
क्यों, क्या इंडेक्स की इतनी ही यूटिलिटी है? और कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंडेक्स को समझने वाले बेहतर तरीके से अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो इंडेक्स का यूसेज नंबर 1, इंडेक्स एक बहुत बढ़िया बेंचमार्क है। बेंचमार्क मतलब क्या? वो टारगेट जिसके ऊपर मुझे परफॉर्म करना है। अगर मैं इन्वेस्टर हूं, एक पोर्टफोलियो मैनेजर हूं, स्टॉक पिकिंग करके मुझे इंडेक्स से बेहतर रिटर्न कमाने होते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इंडेक्स को जानना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक टारगेट सेट करता है। तो अगर एक साल में इंडेक्स ने 3% रिटर्न कमाया है, तो आपका पोर्टफोलियो 3% से अगर ज्यादा रिटर्न कमाता है, कह सकते हैं कि आपने बेहतर काम किया। यानी इंडेक्स की यूटिलिटी है बेंचमार्किंग, नंबर 1। नंबर 2 और बहुत ही जरूरी, मतलब इससे भी ज्यादा जरूरी है, हेजिंग। हेजिंग यानी प्रोटेक्शन। ये तो बड़ी अलग बात हो गई कि इंडेक्स किस तरीके से आपको हेजिंग भी प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कैसे इंडेक्स की समझ होकर, इंडेक्स को पढ़कर, इंडेक्स को ट्रैक करके और बेसिक डेरिवेटिव्स के इंस्ट्रूमेंट को खरीद कर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को और पोर्टफोलियोज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं ये जानने के लिए। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वेट कीजिए मेरे अगले वीडियो का, जो मैं बनाऊंगी किस तरीके से इंडेक्स का इस्तेमाल करके आप अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं या प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है आपको समझ आया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रही थी, जो बताना चाह रही थी। हमने इंडेक्स को इन एंड आउट हर तरीके से समझ लिया है। जो सवाल हमारे पास इस वीडियो के शुरू में थे, आई होप उनमें कुछ क्लैरिटी आई होगी। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया तो कुछ नहीं करना है, दोबारा से जाइए, दोबारा से इस वीडियो को देखिए, पॉज कर करके देखिए। और कहीं भी अगर आपको कोई सवाल है, कोई कमेंट है, कुछ आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं बनाती रहूंगी और आपके साथ जुड़ी रहूंगी।